हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में 9 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 18 होता है, ये क्लास 12 की जो इंग्लिश की बुक है विस्तास, उस बुक से लिया जाएगा और इस किताब से 9 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में इस किताब का पूरा एसेंस मैं आपको समझाने वाला हूं। इस किताब में 7 चैप्टर हैं और उन सभी 7 चैप्टर्स को वन बाय वन करके एक तरीके से कहानी के माध्यम में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आप पूरा अच्छी तरीके से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो फिर ये 9 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। ईजिली आप इन 9 नंबर को गेन कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और वन बाय वन इन सभी चैप्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। बाद में इन सभी चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू, वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसी वीडियो में। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन एक अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप इस वीडियो को, पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, 9 नंबर का पूछा जाएगा। ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है थर्ड लेवल। अब इस थर्ड लेवल, इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या एसेंस है इस चैप्टर का, वो समझ लेते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है थर्ड लेवल, इसके जो राइटर है उनका नाम है जैक फिनी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सभी चैप्टर्स के राइटर जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर है मिक्सचर ऑफ फिक्शन एंड रियलिटी, यानी वास्तविकता और कल्पना का एक तरीके से मिश्रण आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारा चार्ली, जो कि 31 साल का है और उसे स्टैंप कलेक्शन करने का शौक है। अब वो स्टैंप कलेक्शन क्यों करता है? एक तरीके से वो वास्तविकता से भागना चाहता है। मॉडर्न टाइम की जो वास्तविकता है, रियलिटी जो है, ये तनाव भरी जो जिंदगी है, इससे वो काफ़ी परेशान है। तो इससे वो अपने आप को दूर करना चाहता है। ठीक है, तो जो है उसका वो इसके लिए वो क्या करता है, स्टैंप कलेक्शन का शौक जो है वो पालता है। तो उसे स्टैंप कलेक्शन का शौक रखता है वो। ठीक है, अब जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं चार्ली, उनकी पत्नी का नाम है लुइजा। और इस चैप्टर के अंदर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का जिक्र किया गया। अब जैसा कि बताया गया कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो है उसके सिर्फ 2 ही लेवल है, लेकिन जो हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं चार्ली, वो मानते हैं कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 3 लेवल हैं। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम थर्ड लेवल है। ठीक है, अब वो जब चार्ली थर्ड लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एक आदमी जो है वो सोने की घड़ी निकालते हुए उन्हें वहाँ पर दिखता है। और साथ ही साथ वहाँ पर वो लोगों को देखते हैं तो उनकी काफ़ी लंबी लंबी दाढ़ियाँ होती हैं, काफ़ी आकर्षक उनकी मूंछें होती हैं। तो ऐसा नज़ारा जो है वो चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पर जाकर देखता है। अब वहाँ पर चार्ली जो है एक जगह देखता है कि एक जगह की न्यूज़पेपर देखता है जिसका नाम है द वर्ल्ड। और उस न्यूज़पेपर पर 11 जून 1894 यानी ये डेट भी मेंशन होती है और उस न्यूज़पेपर में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपा हुआ होता है। ठीक है, तो एक तरह से उसे पुष्टि हो जाती है इस बात की कि वो वाकई थर्ड लेवल पर है। अब आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि जो हमारे जो चार्ली है वो $300 $300 की पुरानी मुद्रा खरीदता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। पूछ लेंगे कि जो चार्ली था, जो नरेटर जो था, वो कितने डॉलर की पुरानी मुद्रा खरीदता है, पुरानी करेंसी खरीदता है, तो आपको बताना होगा $300। ठीक है, एक जगह अंडों की रेट का जिक्र भी किया गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 13 सेंट प्रति डजन, यानी 1 दर्जन अंडों की कीमत 1894 में 13 सेंट थी। ठीक है, इस चैप्टर में एक जगह का जिक्र किया गया जिसका नाम है गैल्सबर्ग। ये हमारे नरेटर का ड्रीम टाउन है, या यूं कहिए कि उनके दादाजी का गांव था। ठीक है, तो गैल्सबर्ग को भी आपको ध्यान होना चाहिए क्या नाम है। ठीक है, अब जो हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं चार्ली, उनका जो एक दोस्त है उसका नाम है सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। ठीक है, अब होता क्या है कि साइकेट्रिस्ट भी जो है, जब चार्ली साइकेट्रिस्ट को अपने थर्ड लेवल के बारे में बताता है तो पहले तो वो इस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन बाद में इस चैप्टर में बताया गया है कि साइकेट्रिस्ट जो उसका दोस्त है, चार्ली का सैम जो दोस्त है, वो उसे एक लेटर लिखता है और उस लेटर में उस चीज़ का जिक्र करता है कि वो थर्ड लेवल पर आ गया है और उसे थर्ड लेवल पर आए हुए 2 सप्ताह हो गए। कितने सप्ताह हो गए? 2 सप्ताह हो गए। और वहाँ पर वो लोगों को गाना गाते हुए सुनता है और उस गाने का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है जिसका नाम है सीइंग नेली होम। तो ये वो सॉन्ग है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और सैम जो है वो जो पुरानी करेंसी खरीदता है वो $800 देकर खरीदता है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान होनी चाहिए। नरेटर ने पुरानी करेंसी $300 में खरीदी थी और सैम, जो कि नरेटर का दोस्त है, उसने पुरानी करेंसी $800 में खरीदी थी। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं में से कोई ना कोई आपसे पूछ लिया जाएगा। मोटे मोटे तौर पर जहां तक मैं समझता हूं आपने इस चैप्टर को समझ लिया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की।
नेक्स्ट चैप्टर हमारा है द टाइगर किंग, जिसका मतलब है बाघ राजा। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इस चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आप देख लें। जैसे कि इनके जो राइटर हैं उनका नाम है रामास्वामी कृष्णमूर्ति, जो कि कल्कि के नाम से अपना लेखन कार्य करते हैं। टाइगर किंग जो कि जैसा कि चैप्टर का नाम है महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो ये जो टाइगर किंग जो है वो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं और इनके कई नाम हैं, तो इस चैप्टर में बताया भी गया है। तो वन बाय वन सभी नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याग्र समहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग बहादुर, एमएडी, एसएटीसी, सीआरसी के ये जितने भी नाम है ये सब टाइगर किंग के नाम है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, सरसरी तौर पर आप इनको सुन लें, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। अब आगे क्या होता है, जब हमारे जो टाइगर किंग थे, जब ये केवल मात्र 10 दिन के थे, तब वहाँ पर इनके दरबार में ज्योतिषों ने ये भविष्यवाणी की कि ये जो बच्चा है आगे जाकर बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, लेकिन इसकी मृत्यु होगी। अब जब ये बात वो ज्योतिषी कहते हैं तो वो बच्चा कहता है, वो बच्चा 10 दिन का बच्चा ही बोल उठता है कि अरे कमबख्तो, मृत्यु तो सबकी होनी है, अगर तुम ये बता दो कि किस तरीके से मेरी मृत्यु होगी तब तो कोई बात, वरना मरना तो सभी को है। तो जब ये बात बोलता है तो सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और उस वक्त जब ये बात बोलता है 10 दिन का बच्चा, तो ये उनको संबोधित किस तरीके से करता है, वो उनको कहता है, उन जितने भी ज्योतिष होते हैं उनको कहता है ओ वाइस प्रोफेट्स, यानी ऐसा कह के वो उनको संबोधित करता है। फिर वो ज्योतिष जो बताते हैं कि जो ये हमारा राजा है ये वृषभ, हाउस ऑफ द बुल, यानी ये वृषभ राशि में पैदा हुआ है, और वृषभ और बाघ जो है एक दूसरे के दुश्मन है। तो इस बच्चे की मृत्यु जो होगी, यानी राजा की जो मृत्यु होगी वो आगे जाके किससे होगी, बाघ से ही होगी, ये वो बताते हैं। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि जो टाइगर किंग था उसका जन्म हुआ था आवर ऑफ द बुल, यानी वृषभ राशि में उसका जन्म हुआ था। अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, टाइगर किंग जैसे जैसे बड़ा होता है तो इसकी परवरिश किस तरीके से होती है, अंग्रेजी गाय का दूध पीता है, अंग्रेजी नर्स इसकी देखभाल करती है, इंग्लिश फिल्म देखता है और अंग्रेजी अध्यापक ही इसे पढ़ाता है, सब कुछ काम इंग्लिश में होता है उसका। ठीक है, 20 साल की उम्र में ये सिंहासन में बैठता है। अब 20 साल की उम्र में जब सिंहासन में बैठता है तो वहाँ पर जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, लोग बताते हैं, प्रजा के लोग बताते हैं कि भी राजा, सबको ध्यान होता है इस बात का कि राजा की जो मृत्यु है वो बाघ के कारण होगी। तो अब राजा को भी जब पता चलता है तो फिर राजा अपने साम्राज्य में जितने भी वो टाइगर्स होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और धीरे धीरे करके वो टाइगर्स को मारता चला जाता है। अब आगे क्या होता है, एक जगह चैप्टर में जिक्र किया गया है कि जो एक अंग्रेज़ अधिकारी जो है वो राजा के पास में आता है और वो कहता है कि भी मैं भी टाइगर शिकार करना चाहता हूँ। तो लेकिन जब राजा उसे मना कर देता है कि भाई नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर टाइगर का शिकार करना एक तरीके से मनाही है, प्रोहिबिटेड है, तुम टाइगर का शिकार नहीं कर सकते। लेकिन बाद में राजा को इस चीज़ का ख्याल आता है, ये हो सकता है ये ब्रिटिश अधिकारी मेरे लिए परेशानी का सबब बन जाए। तो वो उसे खुश करने के लिए उसकी पत्नी को 50 डायमंड रिंग्स, यानी 50 सोने की 50 जो है डायमंड, हीरे की अंगूठियाँ भेजता है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए होती है। ठीक है, और वो ऐसा सोचता है कि एक दो अंगूठी रख लेगी वो जो है ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी, और बाकी वापस भेज देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो सभी अंगूठियाँ अपने पास रख लेती है। तो कुल मिलाकर 3 लाख रुपए की अंगूठी वो जो है उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को भेजता है, इसलिए ताकि वो जो ब्रिटिश अधिकारी उसे परेशान ना करे, एक तरीके से उसके लिए परेशानी का सबब ना बने, इसलिए वो उसे खुश करने के लिए उसकी पत्नी को ये जो है अंगूठियाँ भेजता है। अब आगे क्या होता है, 10 साल, जब राजा को 10 साल हो जाते हैं अपने सिंहासन में बैठे हुए, राजगद्दी पर बैठे हुए, तो 10 साल की पीरियड में वो 70 टाइगर्स मार चुका होता है। ठीक है, अब बाद में फिर वो एक ऐसी लड़की से शादी करता है जिसके साम्राज्य में भी काफ़ी शेर होते हैं, तो वहाँ पर भी वो जब भी अपने ससुराल जाता है तो शेरों का शिकार करता है, और ऐसे करते 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 वो 99 शेर मार चुका होता है। अब आगे क्या होता है, अब लास्ट जो शेर उसे मारना था, क्योंकि जैसा कि ज्योतिषियों ने बताया था कि 100वें शेर से राजा को खतरा रहेगा। अब राजा भी काफ़ी चिंतित रहता है। तो एक दिन क्या होता है, वो राजा सुनता है कि गाँव में अचानक भेड़ें गायब होने लगी हैं। तो उसे काफ़ी खुशी होती है कि चलो ठीक है, हो ना हो इन भेड़ों का शिकार भी शेर ही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें शेर मिल जाएगा और हम उसका शिकार कर लेंगे। तो राजा जो है वहाँ के उस गांव का 3 साल का टैक्स जो है वो माफ़ कर देता है, 3 साल का टैक्स माफ़ कर देता है। अब शेर को ढूंढते हैं, शेर मिलता नहीं, तो राजा जो है अपना दीवान जो है उसे काफ़ी डराता है, धमकाता है, कहता है कि भाई उस शेर का बंदोबस्त किया जाए, काफ़ी डांट फटकार लगाता है। तो दीवान जो होता है उसे भी काफ़ी डर लगता है, वो सोचता है अगर मैंने शेर का बंदोबस्त नहीं किया, राजा को शेर नहीं मिला शिकार करने के लिए, तो मेरी नौकरी का खतरा है, मेरी नौकरी चली जाएगी। अब वो जो दीवान था वो मद्रास के पीपल पार्क से एक पालतू शेर लेकर आया होता है। ठीक है, और उसने उसे अपने घर पर छिपाया होता है। अब वो सोचता है यार इस 100वें शेर का बंदोबस्त करना पड़ेगा, अदरवाइज राजा मेरी नौकरी खा जाएगा। तो वो रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी में उस शेर को डालता है और रात को जंगल में आकर छोड़ देता है। और सुबह जब राजा वहाँ पर, क्योंकि राजा ने वहीं पर अपनी जो है टेंट वगैरह डाले हुए थे,
तो जैसे ही सुबह राजा जब उसको देखता है शेर को घूमते हुए विचरण करते हुए जंगल में, तो राजा फिर दूर से उसे शूट करता है। हालांकि जब राजा उसे शूट करता है तो वो जो शेर होता है वो गोली के धमाके से बेहोश हो जाता है, मरता नहीं। और राजा ऐसा सोच लेता है कि उसने शेर को और मार दिया, और वो खुशी खुशी वापस अपने जो है महल में लौट जाता है। लेकिन जब सिपाही उस शेर को उठाने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शेर एक्चुअली मरा हुआ नहीं, वो बेहोश हो गया था। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो राजा को जाकर बता दें कि भाई साहब आपका जो निशाना था वो चूक गया था। तो वो राजा को तो बताते नहीं और खुद ही पास जाकर उसे शूट कर देते हैं उस शेर को और मार देते हैं। तो इस तरीके से 100वां टाइगर जो है, 100th टाइगर जो है वो मर तो जाता है, लेकिन मरता सैनिकों के हाथों से है, राजा के हाथ से नहीं मरता। ठीक है, अब देखो राजा जैसा कि जो मान चुका था कि उसने 100 शेर मार चुके हैं, अब उसके बच्चे का तीसरा जन्मदिन आता है। किसका? राजा के बच्चे का तीसरा जन्मदिन आता है, और उस जन्मदिन पर वो उसे गिफ्ट करता है। तो गिफ्ट करता है तो देखो कुदरत का खेल देखिए, वो गिफ्ट करता है तो उसे लकड़ी का टाइगर गिफ्ट करता है। तो वो जब जाता है तो बाहर दुकान पर उसे एक लकड़ी का टाइगर पसंद आता है तो वो उसे खरीदता है। अब वो जो लकड़ी का टाइगर था वो अच्छी तरीके से बनाया नहीं हुआ था, उस पर काफ़ी जो है जो उस नुकीला था, वो उसकी जो लकड़ी का जो नक्काशी का काम किया गया था, जो कारपेंटर ने उस पर काम किया था, वो अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा काम नहीं था। तो उसकी जो लकड़ी है वो फांस जो है वो अलग अलग निकली हुई थी। अब राजा जो है उसकी कीमत को उस दुकान मालिक से पूछता है, तो वो हालांकि कीमत तो 2.25 आना ही थी, 2 आनाज एंड ए क्वार्टर उसकी कीमत, ओरिजिनल कीमत थी उस टाइगर की। लेकिन वो भी डर जाता है, वो देखता है कि अगर मैं राजा को इतनी कम कीमत बताऊंगा तो राजा जो है वो नाराज़ हो जाएगा, इसलिए वो खींच कर उसकी कीमत बताता है। और कितनी बताता है? 300 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोटी मोटी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो सभी कुछ मैंने आपको बता दिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, बस आप इस वीडियो को सुनते जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर की, और थर्ड चैप्टर हमारा ये रहा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की एक अंत की यात्रा, ठीक है, किनारे की यात्रा आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसके जो राइटर है उनका नाम है तिसानी दोशी, और इस चैप्टर में खास बात बताएगी कि अगर आप पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो आपको एंटार्कटिका जाना चाहिए। ये बात बहुत खास बात बताएगी। एग्जाम में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडिया पृथ्वी का जानना है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, तो सिंपली उसका आंसर अंटार्कटिका था। ठीक है, अब जो हमारी जो लेखिका है वो एक रशियन शिप जिसका नाम है द एकेडमिक सोकाल्स्की, उसके माध्यम से वहाँ पर वो जाती हैं एंटार्कटिका। और इनकी यात्रा जो ये यात्रा पर रवाना होते हैं, कहाँ से रवाना होते हैं? 13.09 डिग्री 13.09 डिग्री नॉर्थ इन मद्रास, यानी मद्रास से अपनी यात्रा पर रवाना होते हैं, और लगभग अंटार्कटिका पहुँचते पहुँचते इनको 100 घंटे का समय लगता है। इस दौरान ये 9 टाइम जोन्स को पार करते हुए वहाँ जाते हैं। और एक प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस, उनका जो है उनके सदस्य रही, हमारी जो लेखिका है तिसानी दोशी, वो स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम है उसकी मेंबर रही हैं। और उस प्रोग्राम में लगभग कितने सदस्य थे? 52 मेंबर्स थे। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम था किसके द्वारा, इसके लीडर कौन थे, इसे लीड कौन कर रहे थे? उनका नाम था जॉफ ग्रीन, जो कि कनाडा के थे, कैनेडियन थे। ठीक है, तो ये बातें मोटी मोटी इस चैप्टर में बताई गई है। एक जगह एक समुद्री पौधे का जिक्र भी किया गया है, जलीय पौधों का जिक्र किया गया है, जिसे फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ठीक है, इन पौधों का काम क्या होता है? ये समुद्री जीवों की खाद्य श्रृंखला को बनाए रखते हैं। तो इनका भी एक जिक्र किया गया। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लें कि वो जलीय पौधे कौन से हैं, वो समुद्री घास कौन सी, एक तरह से समुद्री घास ही है जो समुद्री जीवों का जो खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं ये। तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द एनिमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काफ़ी लंबा लेंथी चैप्टर था, लेकिन मैंने इसकी समरी भी बहुत आसान भाषा में समझाई है एक वीडियो में। और इस चैप्टर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो अभी देख लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस चैप्टर की जो राइटर है वो है पियल एस बक। अब इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है डॉक्टर सदाव। ठीक है, अब डॉक्टर सदाव जो है वो एक फेमस जापानीज सर्जन है। हालांकि इनकी पढ़ाई लिखाई सब जो भी है वो अमेरिका में हुई है, और है कहाँ के? जापान के। इनकी पत्नी का नाम क्या है? हाना, वो भी एक्चुअली जापान के हैं, लेकिन डॉक्टर सदाव और हाना दोनों की मुलाकात कहाँ पर होती है? अमेरिका में होती है। और ये शादी कहाँ पर करते हैं? जापान में आकर। अपने पापा की रजामंदी से जो भी जापान के रीति रिवाज हैं उन सभी को अपनाते हुए दोनों आपस में शादी करते हैं। हालांकि दोनों की मुलाकात कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। डॉक्टर सदाव जो है इसकी पढ़ाई लिखाई भी अमेरिका में हुई थी, और डॉक्टर सदाव के जो पापा थे वो हमेशा डॉक्टर सदाव की पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे, और वो चाहते थे कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा सर्जन बने। ठीक है, अब इस चैप्टर में जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र भी किया गया, उस समय की बात है। तो ये जो डॉक्टर सदाव हैं एक वुंडेड अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम टॉम है उसकी मदद भी करते हैं, क्योंकि घायल अवस्था में उनको मिलता है। तो एक डॉक्टर होने के नाते वो, हालांकि अमेरिकन सोल्जर था,
दुश्मन सेना का सिपाही था, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी एक डॉक्टर होने के नाते वो उनकी मदद करते हैं। उसके कंधे में जो गोली लग गई थी उस गोली को वो निकालते हैं, उसे ट्रीटमेंट देते हैं एक तरीके से, और उसे कहाँ रखते हैं, अपने फादर्स रूम यानी अपने पापा के कमरे में वो उसे रखता है, चोरी छिपे छिपा कर जैसे भी। और जब वो जो घायल सैनिक उन्हें मिलता है, यानी जो सदाओ जब अपने घर पे बैठा होता है तो अचानक वो समुद्र में बहता हुआ आती देखता है उस घायल सैनिक को, तो वो देखता है, जब उसे वो उसके पास जाकर देखते हैं तो उसकी जो टोपी होती है उस टोपी पे लिखा होता है यूएस नेवी। तभी उनको पता चलता है कि ये जो है अमेरिकन सोल्जर है, ठीक है। तो उस टोपी पे पूछा जा सकता है कि उस टोपी पे क्या लिखा हुआ था, तो उस टोपी पे लिखा हुआ था यूएस नेवी, ठीक है। अब एक जगह यूमी नाम की एक महिला का जिक्र भी किया गया, ये जो है ये डॉक्टर सदाओ की नौकरानी है, मेड सर्वेंट है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं हम अगला चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट, इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर का जो राइटर है वो है सुजन हिल, ठीक है। और इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है वो दो हैं, एक तो है डेरी और एक है मिस्टर लैम। डेरी जो कि 14 साल का है और जिसका एक चेहरे का एक हिस्सा जो है वो जला हुआ है। तो जो डेरी है उसकी चेहरे का एक हिस्सा जो है वो जला हुआ है, 14 साल इसकी उम्र है। और मिस्टर लैम जो है जिसे काफ़ी हनी टॉफ़ी जो है वो पसंद है, और इससे बच्चे लैमी लैम, क्योंकि ये लंगड़ा है इसलिए इसे लैमी लैम कहकर पुकारते हैं। इसका पैर, एक पैर जो है वो टूटा हुआ है और इसका पैर जो है वो टिन का बना हुआ है, दूसरा पैर जो है वो टिन का बना हुआ है, ठीक है। और ये क्रैब एप्पल्स इकट्ठा करता है जिससे वो जेली बनाता है। और गार्डन है, गार्डन में अकेला बैठा रहता है ये, और इसके गार्डन में जो बच्चे आते हैं वो इससे एप्पल और पियर्स वगैरह लेने के लिए आते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे इस चैप्टर में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर एग्जाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, ठीक है। यानी मोटे मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए, राइटर का नाम सुजन हिल है, दो मेन कैरेक्टर हैं डेरी और लैम। डेरी जो है जिसका चेहरा जला हुआ है, 14 साल का लड़का है। लैम जो है जो कि लंगड़ा है, जिसे लैमी लैम भी कहते हैं बच्चे। टिन लेग, उसका एक पैर जो है वो टिन का बना हुआ है और उसे हनी टॉफ़ी पसंद है, क्रैब एप्पल्स वो इकट्ठा करता है जेली बनाने के लिए। और बच्चे हालांकि उसे चिढ़ाते जरूर हैं, लेकिन उसके गार्डन में उससे एप्पल और पियर्स वगैरह लेने के लिए उसके गार्डन में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, और वो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। अब द मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, उस चैप्टर के दो पार्ट हैं, ठीक है। लास्ट चैप्टर हालांकि छठा चैप्टर जो है उसके दो पार्ट हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बीइंग। तो दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग अच्छे तरीके से इनमें से जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन्हें मैंने बताने का प्रयास किया है। तो आप देख लें, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इस चैप्टर की जो राइटर है उनका नाम है जिट कलासा, ठीक है। हालांकि इनका जो रियल नेम है वो है जर्ट्रूड सिमोन्स बोनी, जो कि एक नेटिव अमेरिकन है, ठीक है। और एक बोर्डिंग स्कूल का जिक्र किया गया है जिसका नाम है कार्लिजल इंडियन स्कूल, ठीक है, जो कि लैंड ऑफ एप्पल्स अमेरिका में है। अब इस चैप्टर में खास जो इंसिडेंट जो है, घटना जो है, जो हमारी लेखिका है उसके साथ घटित होती है, वो क्या होती है, उस वक्त काफ़ी ऑकवर्ड भी महसूस करती हैं, काफ़ी इंसल्टेड फील करती हैं। तो वो क्या है कि जब वो, क्योंकि वहाँ पर जब वो बोर्डिंग स्कूल में जाती हैं तो वहाँ के जो टेबल मैनर्स है उन्हें पता नहीं होता है। तो बच्चे जब वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं तो जैसे फर्स्ट बेल बजती है तो सभी बच्चे अपनी चेयर को बाहर निकालते हैं, टेबल के नीचे, जो डाइनिंग टेबल के नीचे चेयर लगी होती है उनको बाहर खींचते हैं। फिर सेकंड बेल लगती है तो उस पर बैठ जाते हैं, और थर्ड बेल लगती है तो वो खाना प्रारंभ कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो लेखिका हमारी जिट कलासा, उसको इसके बारे में पता नहीं होता। तो जैसे ही फर्स्ट बेल लगती है वो चेयर पर बैठ जाती है जबकि बाकी सभी खड़े रहते हैं। तो वो जो सीन होता है, वो जो इंसिडेंट उसके साथ होती है वो काफ़ी ऑकवर्ड होती है और उस वक्त वो काफ़ी इंसल्टेड फील करती है। अब उस दौरान क्या होता है, एक पेल फेस्ड वुमन जो है, एक महिला जो है, पेल फेस्ड वुमन है जो है, वो उसको देख रही थी काफ़ी घूर कर। और इस चैप्टर में जैसे कि एक जुडविन नाम की लड़की, उसका जिक्र किया गया है, जो कि हमारी जिटकलासा है उसकी दोस्त है, ठीक है। और ये जुडविन ही जिटकलासा को बताती है कि भैया तेरे जो बाल है ना ये अब कटने वाले हैं। उसे चेतावनी देती है कि कल तेरे बाल काट दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है उस पेल फेस्ड वुमन को जिक्र करते हुए कि इस लड़की के बाल काटने। तो वो पहले उसे चेतावनी देती है, लेकिन जो जिटकलासा है वो कहती है कि अभी मैं मेरे बाल नहीं कटवाऊंगी, मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि मेरी माँ ऐसा कहती है कि बाल काटना तो कायरता का प्रतीक है, यानी जब किसी के घर में कोई मर जाता है तब बाल काटे जाते हैं, तो मैं मेरे बाल नहीं कटवाऊंगी, इस तरीके से वो उसे कहती है। हालांकि काफ़ी विरोध भी करती है बेचारी, लेकिन लास्ट में फाइनली उसके बाल जो है काट दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में ये बताया गया। अब देख लेते हैं लास्ट चैप्टर, वो हमारा ये रहा, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब इस चैप्टर के कौन राइटर है, इस चैप्टर के राइटर हैं वो हैं बामा, जो कि एक तमिलियन दलित हैं, और इनके बड़े भैया हैं जिनका नाम अन्नन है, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, छुट्टियों में वो घर आए हुए हैं, ऐसा जैसा इस चैप्टर में जिक्र किया गया है।
करकू जो है उस ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा इस चैप्टर में दिया गया है। एक तरीके से इस चैप्टर में कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी यानी जातिवाद छुआछूत जो है इससे संबंधित चैप्टर इससे संबंधित झलक इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। हमारी जो लेखिका हैं जो बामा हैं वो कक्षा जब क्लास 3rd में पढ़ती थी तो उस वक्त का इसके अंदर सिनेरियो दिया गया है। और एक खास बात इस चैप्टर में बताई गई है कि जो लेखिका थी, जब हमारी लेखिका जो कक्षा 3rd में पढ़ती थी तो उस वक्त इनकी जो स्कूल थी इनके घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पे थी, लेकिन जब ये वापस स्कूल से घर आती थी तो उन्हें आधे से 1 घंटा लग जाता था। अब क्यों लगता था? क्योंकि जो हमारी लेखिका है वो काफ़ी फन लविंग गर्ल थी, रास्ते के मज़े लेते हुए आती थी, दुकानों को देखते हुए, जितनी भी एक्टिविटीज़ रास्ते में हो रही है उनको एंजॉय करते हुए आती थी, तो इसलिए 10 मिनट का रास्ता वो आधे से 1 घंटे में पूरा करती थी। ठीक है, तो ये बात इस चैप्टर के अंदर बताई है। अब जो हमारी लेखिका है बामा वो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। एक बार क्या होता है कि एक बूढ़े से आदमी को वो वड़ाई जो एक तरह से स्नैक होता है वो ले जाते हुए अजीब तरीके से, यानी वो बिना हाथ में पकड़े एक रस्सी के सहारे पकड़े उस वड़ाई को लेके जाते हुए जमींदार को देता है वो, तो उसे वो जो सीन देखती है उस बूढ़े आदमी को ले जाते हुए तो उसे काफ़ी हास्यास्पद लगता है, उसे हंसी भी आती है। लेकिन जब उसे बाद में पता चलता है कि एक तरीके से ये तो छुआछूत है, क्योंकि जो जमींदार बड़े जो अपर कास्ट के लोग जो होते हैं वो लो कास्ट के लोगों के द्वारा छुई चीज़ों को खाते नहीं है, तो इसलिए वो उस रस्सी से पकड़ के उस चीज़ को ले जाता है। तो जब इस चीज़ का उसे पता चलता है तो उसे काफ़ी दुख होता है। किसे? हमारी जो बामा राइटर है उसे जब उसका बड़ा भैया इस बारे में बताता है तो उसे काफ़ी दुख होता है। और जैसा कि मैंने वो 10 मिनट का जिक्र ऑलरेडी आपको बता दिया कि उसकी स्कूल जो है वो उसके घर से 10 मिनट की दूरी पर है, लेकिन जब वो स्कूल से वापस घर आती है तो उसे आधे से 1 घंटा लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि रास्ते में वो मंकीज़ शो देखती है, एक साइकिलिस्ट को भी एक दिन वो देखती है जो कि 3 दिन से साइकिल चला रहा है, एक मिठाई की दुकान वो रास्ते में देखती है, ड्राइड फिश स्टॉल, सूखी मछली की दुकान जिसके पास में गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। ये सभी सीनेरियो, ये सभी दृश्य वो अपने रास्ते में आते जाते देखा करती थी। ठीक है, और इस चैप्टर में एक मारियता टेम्पल का भी जिक्र किया गया है। तो मोटी मोटी ये बातें इस चैप्टर में दी गई हैं। हो सकता है एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो ये सभी जो चैप्टर थे 7 चैप्टर जिनको मैंने बहुत आसान भाषा में एक तरीके से कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब देख लेते हैं इस किताब से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आएगा इस वीडियो से ही, इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, MCQ क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन ऑलरेडी दिए हुए होंगे, इजीली देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। बस शर्त यह है कि इस वीडियो को आपको पूरा अच्छी तरीके से देखना है। इन सभी 100 क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, और जैसे कि पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है सभी चैप्टर्स को, तो इनको भी अच्छी तरीके से सुन लेना, फिर बाद में कुछ बाकी नहीं रहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे 100 क्वेश्चन कौन कौन से। हालांकि सभी कुछ ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आप एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। तो स्क्रीन पे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल? तो नरेटर कौन है? उनका नाम है चार्ली। ठीक है, लेखक कौन है जो कहानी सुना रहे हैं वो कौन है? चार्ली। इन व्हाट और वाज द प्रिंस बॉर्न? कब जन्मा था प्रिंस, राजकुमार कब जन्मा था? ओवर ऑफ द बुल यानी वृषभ राशि में वो जन्मा था। हु वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स? तो इसका आंसर आप क्रेबेटो सील्स, जो कि अपने फैलाए हुए वहाँ अपने आप को फैलाए हुए बैठे रहते हैं वहाँ पर, तो क्रेबेटो सील्स जो है उनका जिक्र किया गया है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं। व्हाट वाज द मैसेंजर वेयरिंग? जो मैसेंजर आता है सदाओ के पास में तो वो क्या पहने हुआ होता है? तो ऑफिशियल यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई होती है। व्हाट डिड द केस कॉल मिस्टर लैम? जो बच्चे हैं वो लैम को क्या पुकारते हैं? लैमी लैम। ठीक है। हाउ वाज द डे ऑन द लैंड ऑफ एप्पल्स? कैसा दिन था? वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा दिन था। शॉर्ट में मैं आपको बताता चला जाऊंगा, बस आप क्वेश्चन और आंसर देख लेना, दोनों लिखे हुए। ठीक है, हाँ। What do people not speak openly about? लोग किसके बारे में ओपनली बात नहीं करते हैं? तो उसका मतलब है उसका आंसर हो जाएगा अनटचेबिलिटी। ठीक है। What does डेरी लाइक टू हियर? क्या सुनना पसंद करता है डेरी? साउंड ऑफ रेन ऑन रूफ, छत पर बारिश की जो है आवाज़ वो सुनना पसंद करता है। हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ यूमी? यूमी जो कि एक नौकरानी है सदाओ की, उसका बिहेवियर कैसा था? तो उसका बिहेवियर था स्टबन, यानी काफ़ी वो जिद्दी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू सैम्स लेटर द पीपल वर सिंगिंग द सॉन्ग, यानी सैम्स का जो लेटर था उसमें वो लिखता है कि उसे 2 सप्ताह यहाँ पर हो गए हैं आए हुए, और यहाँ के लोग जो वो एक गाना गाते हुए वहाँ लोगों को सुनता है, और उस गाने का जिक्र किया गया है। तो उस गाने का नाम है सीइंग नेली हॉब। ठीक है। द हैंडेड टाइगर वॉज किल्ड इन रियल बाय? सोवा टाइगर वास्तव में किसके द्वारा मारा गया था? जैसा कि मैंने आपको बताया, सोवा टाइगर जो है वो शिकारियों ने मारा था, क्योंकि राजा ने दूर से उसे शूट किया था। हालांकि उस धमाके से वो बेहोश हो गया था, मरा नहीं था। वास्तव में मारा किसने था? शिकारियों ने। ठीक है। द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल, यानी जो लेखक है उसने अंटार्कटिका की यात्रा की है। तो किसमें की है? उस शिप का नाम क्या है? एकेडमिक शोकाल्स्की। व्हाट डिड सदाव नो अबाउट हिज फादर्स कंसर्न? तो जो सदाव के पिताजी थे वो किस बारे में चिंतित रहते थे? तो एजुकेशन के बारे में, यानी सदाव की एजुकेशन के बारे में वो चिंतित रहते थे।
डेरी वॉज यंग बॉय ऑफ, डेरी की उम्र 14 साल थी। हाउ डू द गर्ल्स इंटर इनटू द रूम, एकदम एक लाइन बनाकर लड़कियां जो है डाइनिंग रूम में प्रवेश करती हैं। द मेमोरी ऑफ द बिग मैन मीट द नेरेटर, अब उस वो आदमी, बूढ़ा आदमी जब वो इस तरीके से बड़ाई लेकर जाता है जमींदार के पास में रस्सी से बांधकर, तो वो जो दृश्य देखती है तो उसे काफ़ी हास्यास्पद लगता है, तो वो हंसती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्टर लैम गेव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर एंड अ वीड। अब मिस्टर लैम जो है वो उसको डेरी को एग्जाम्पल देता है फ्लावर और वीड का। वो यानी उसका कहने का मतलब होता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ है बिना मतलब की नहीं है, हर चीज़ का अपना एक महत्व है। तो फूलों का अपना एक महत्व है और जो वीड होते हैं, घास फूस जो होते हैं, उनका अपना एक महत्व है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देकर उसे समझाने का प्रयास करता है और डेरी को मोटिवेट करता है। सदाओ एंड हाना मेट एट द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका। अब जैसा कि मैंने बताया, सदाओ और हाना दोनों जापान के हैं, लेकिन इनकी मुलाकात अमेरिका में होती है, वहीं इनको आपस में प्यार हो जाता है। जापान में आकर शादी करते हैं अपने पापा से पूछकर। सदाओ जो है अपने पापा की रजामंदी से, जापान की रीति रिवाजों से वो हाना के साथ शादी करता है शादी जापान में ही है। ठीक है, मुलाकात अमेरिका में होती है। सेम वॉज एट द थर्ड लेवल फॉर 2 वीक्स। अब सेम जो था, जो कि साइकेट्रिस्ट था, ठीक है, तो जो है चार्ली का दोस्त भी था ये, तो ये सैम जो है थर्ड लेवल पे कितने सप्ताह हो गए इसको? 2 सप्ताह हो गए ऑलरेडी। तो ये आंसर इसका है, याद रखना। हाउ ओल्ड वॉज द चाइल्ड हु एनिशिएटेड द वर्ड्स क्लियरली। अब बच्चे की उम्र कितनी थी, यानी वो राजकुमार जो टाइगर किंग है उसकी उम्र कितनी थी जब वो एकदम स्पष्ट रूप से बोलता है? तो 10 दिन का ही था उस दिन। यानी जब वो उसकी ज्योतिष से उसकी भविष्यवाणी कर रहे होते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर योद्धा बनेगा लेकिन इसकी मृत्यु होगी, तो वो अचानक बोल उठता है कि कमबख्तो, मृत्यु तो सभी की होनी है, मुझे तरीका बताओ कि किस तरीके से मेरी मृत्यु होगी। तो उस दिन जब ये बोलता है तो केवल मात्र 10 दिन का ही था। द नरेटर ट्रेवल्ड इन अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप फॉर 100 आवर्स। 100 घंटे लगे उस यात्रा करने में। द नेम ऑफ डॉक्टर सदाउस वाइफ वाज हाना, जैसा कि आपको पता है। वट साउंड वॉज देयर इन द गार्डन में कैसी आवाज़ें थी? साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड रसलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। हु वॉन्ट जित क्लासा इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। जित क्लासा को मॉर्निंग कौन देता है कि भाई तेरे कल जो है बाल काट दिए जाएंगे? तो वो जित क्लासा की जो दोस्त है जिसका नाम जुडविन है, वो उसे वॉर्न करती है। द क्राउन प्रिंस एज ए चाइल्ड ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन। अब जो राजकुमार था वो किसका दूध पीता था? इंग्लिश काऊ का। हालांकि इंग्लिश नैनी उसकी परवरिश की थी, इंग्लिश मैनी उसे पढ़ाता था, इंग्लिश फिल्म भी वो देखता था, सब कुछ इंग्लिश में काम करता था वो। ठीक है। What was the title of the newspaper which Charlie found at the third level? यानी जो न्यूज़पेपर था उसका टाइटल क्या था? तो टाइटल था उसका द वर्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब जैसा कि उस जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था द वर्ड, और उस न्यूज़पेपर पर जो डेट मेंशन थी वो थी 11 जून 1894, और उस न्यूज़पेपर में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपा था। तो ये कुछ इस चैप्टर के अंदर बताया गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है इस चैप्टर से, इस किताब से? जस्ट अ मिनट। या द टाइगर किंग बिकेम किंग एट द एज ऑफ, यानी जो बाघ राजा था वो 20 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा था, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। द ऑथर इज फ्रॉम साउथ इंडिया हु आर, यानी जो दक्षिण भारत के जो हमारा लेखक जो था दक्षिण भारत का था। तो दक्षिण भारत में क्या होता है? सूर्य की पूजा होती है, तो एक तरीके से वो सन वर्शिपर्स था। एट द केप ऑफ सोल्जर द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उस सोल्जर की कैप के ऊपर क्या लिखा होता? US नेवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉट डिड मिस्टर लैम वॉन्ट डेरी। अब मिस्टर लैम जो है वो डेरी को क्या चेतावनी देता है? वो कहता है अबाउट ट्रिप ऑफ विंडफॉल एप्पल्स, यानी वो ऐसा ना हो कि वो एप्पल जो गिरे हुए हैं उनमें लड़खड़ा कर गिर जाए, तो इस तरीके से उसको चेतावनी देता है कि आओ तो ध्यान से आना, थोड़ा लड़खड़ा कर गिर मत जाना। द लार्ज रूम हैज़ 3 वाइट बेड्स। अब जब वो जित क्लासा जो है वहाँ पर उसके अंदर जाती है वो रूम में, तो 3 वाइट, उस कमरे में कितने बेड होते हैं? 3 वाइट बेड्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाकर छिप जाती है, हालांकि बाद में उसे ढूंढ लिया जाता है, फिर उसके बाल काट दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर टेल द किंग टू बी केयरफुल। अब जो राज्य के जो ज्योतिषी थे उन्होंने क्या कहा था, कि किस चीज़ से सावधान होने के लिए कहा था? तो जैसा कि इस चैप्टर में किताब में कहानी में बताया गया कि वो ज्योतिषी कहते हैं कि भाई सोवा टाइगर जब आप मारोगे ना तब ज़्यादा खतरनाक वो आपके लिए ज़्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि सोवा जो बाघ होगा वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। ये ऑलरेडी पहले से जो ज्योतिष होते हैं वो उसे चेतावनी दे चुके होते हैं राजा को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर लैम मेंशन टू डेरी अबाउट द मैन। अब जो लैम थे वो उस आदमी के बारे में डेरी को क्या बताते हैं? तो एक तरीके से इस कहानी के अंदर, इस चैप्टर में जो लैम है एक जिक्र करते हैं एक आदमी का, जो आदमी जो है अपने आप को दुनिया की परेशानी से, दुनिया से काफ़ी वो परेशान था, अपने आप को अकेला रखना चाहता था, इसलिए वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। हालांकि लास्ट में उसकी मृत्यु किससे होती है? दीवार पर लगी तस्वीर उसके ऊपर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तो एक एग्जाम्पल उसने एक ऐसा आदमी का दिया जिसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए उसका आंसर हो जाएगा हु लॉक्ड हिमसेल्फ इन ए रूम। क्वेश्चन नंबर 34,
देख लेते हैं। हाउ वॉज द डे एज टोल्ड मिस्टर लैम, कैसा दिन था वहाँ पर, तो ब्यूटीफुल डे आंसर हो जाएगा। ठीक है। चार्ली वॉज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, चार्ली जो था वो किससे ग्रस्त था, तनाव से ग्रस्त था, वो काफ़ी टेंस रहता था। ठीक है। When महाराजा किल्ड द फर्स्ट टाइगर ही सेंड फॉर, जब महाराजा ने यानी टाइगर किंग ने पहला बाघ मारा तो उसने किसे बुलाया, स्टेट एस्ट्रोलॉजर, जो राज्य के जो ज्योतिष है उन्हें बुलाया। द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, यानी जो आइसबर्ग था, हिमखंड था, उसकी साइज किसके बराबर थी, बेल्जियम के बराबर थी। वेयर डिड सदाओ एंड हाना कीप द मैन इन देयर हाउस, सदाओ और हाना ने उस वुंडेड सोल्जर को, अमेरिकन सोल्जर को कहाँ पर रखा था, अमेरिकन सोल्जर का नाम टॉम है, वैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, तो कहाँ पर रखा था उसे, अपने पिताजी के रूम में। ठीक है। डेरीज फेस वॉज बर्न्ड बाय, अब डेरी का चेहरा किससे जला था, एसिड से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, जितकला शाह हडल्ड हर सेल्फ इन डार्क कॉर्नर, यानी जितकला शाह जो अपने आप को कहाँ पर घसीट लेती है, कहाँ चली जाती है, वो एक कमरे के अंदर डार्क कोने में जो है वो अंधेरे कोने में जाकर अपने आप को छिपा लेती है। द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर वॉज फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, जो अधिकारी जो टाइगर किंग के पास में आता है और वो कहता है कि इच्छा जाहिर करता है यार मेरे को भी टाइगर का शिकार करना है, हालांकि उसे जो टाइगर किंग है वो मना कर देता है। फिर बाद में वो 50 गोल्ड डायमंड रिंग्स भी जो है उसकी पत्नी को भेजता है खुश करने के लिए, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए होती है। तो वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो किसका शौकीन था, शिकार करने का। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं एग्जाम में अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर इन द रूम ऑफ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम के कमरे में क्या था, किताबों से भरा हुआ था उसका कमरा। ठीक है। व्हाट वुड बी डन टू द मैन हु डेयर टू फ्लिंग ए टाइगर, और अगर किसी ने शेर को भगाने का, परेशान करने का साहस भी किया तो उसे क्या किया जाएगा। राजा ने घोषणा कर दी थी कि भाई हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, उसकी सारा धन दौलत सब है वो जब्त कर लिया जाएगा। द होम ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर इज गैल्सबर्ग, जैसे कि मैंने बताया हमारे जो चार्ली जो नरेटर है उसका जो ड्रीम टाउन भी है गैल्सबर्ग, और उसके दादाजी का गांव है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 45, द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग एक्सेप्ट फ्रॉम द महाराजा, यानी राज्य में टाइगर के शिकार पर एक तरीके से प्रतिबंध था, सिर्फ छोड़कर किसको, यानी महाराजा को छोड़कर कोई भी उसका शिकार, टाइगर का शिकार नहीं कर सकता था। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज, जब हम फॉसिल अवशेष वगैरह जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छुटती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है पैदा होती है, ठीक, उत्पन्न होती है। वॉट वॉज द इफेक्ट ऑन द टू सर्वेंट्स ऑफ वॉट देयर मास्टर टोल्ड देम, यानी जो सदाओ और हाना जो हैं उनके जो नौकर थे उन पर क्या प्रभाव पड़ता है जब उनको वो बताते हैं, तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक वुंडेड सोल्जर जो अमेरिकन सोल्जर है उसको उनके घर में रखा जाए, उसका इलाज किया जाए। उन्हें डर था अगर जापानी सेना को इसका पता चल जाएगा तो उनके साथ साथ वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डेरी आस्क मिस्टर लैम टू थिंक अबाउट, यानी डेरी मिस्टर लैम को किस चीज़ के बारे में सोचने के लिए कहता है, तो डेरी उसे कहता है कि पीपल वर्स ऑफ देन हिम, यानी कई लोग तो उससे भी बुरी हालत में हैं, यानी मुझसे भी बुरी हालत में इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, तो इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। ये बात वो डेरी जो है वो मिस्टर लैम को कहता है। विद द हेल्प ऑफ द सीजर्स दे ग्रेव ऑफ, यानी कैंची की सहायता से क्या करते हैं वो, यानी उसकी जो जितकला साथी उसकी मोटी चोटी थी उसे काट दिया जाता है। ठीक है। वेयर वॉज द हैंडेड टाइगर केप्ट हिडन, अब जो सोवा टाइगर था वो कहाँ छिपा हुआ था, हालांकि छिपा हुआ नहीं था, उसे छिपाया गया था, उसे रखा हुआ था, क्योंकि जो दीवान था वो उसे मद्रास के पीपल पार्क से लेकर आया था। अब जब 99 टाइगर तो उसने राजा ने मार दिए थे, अब 16 टाइगर कहीं पर मिल नहीं रहा था, तो बेचारा जो डरता हुआ जो दीवान जो था वो सोचता है अपनी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वो अपने घर में जो उसने टाइगर को छिपा कर रखा हुआ था, अपने पालतू टाइगर को, उसे वो जंगल में छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 51, हाँ, When the muttering of the man is stopped then, यानी जो आपस में बात कर रहे थे लोग तब क्या इज स्टॉप देन, कब रुकते हैं, देन द थर्ड बेल रिंग, जब तीसरी घंटी बजती है। ठीक है, तो ये सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे। व्हाट डिड द 10th डे ओल्ड चाइल्ड से, 10 दिन का जो बच्चा, यानी जो हमारा टाइगर किंग था, राजा जो था 10 दिन का था, तो वो क्या कहता है उन लोगों को, जब वो ज्योतिष भविष्यवाणी कर रहे होते हैं तब वो उनको कहता है ओ वाइज प्रोफेट्स, यानी ये कहकर उन्हें संबोधित करता है। ठीक है। व्हाट डिड लुइजा वांट फ्रॉम द नरेटर, लुइजा जो है नरेटर से क्या चाहती थी, नॉट टू सी द थर्ड लेवल एनीमोर, यानी अब वो थर्ड लेवल को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। व्हाट डिड द टाइगर किंग डू विद द स्किन्स ऑफ टाइगर, यानी टाइगर जो बाघों की खाल का टाइगर किंग क्या करता था, एडोर्ड हिज पैलेस वॉल्स, यानी अपने महल की दीवारों को उन्हें सजाता था। द फूड चेन ऑफ द एंटायर साउदर्न ओशन इज मेंटेन्ड बाय सिंगल सेल्ड फाइटोप्लैंक्टन, जैसा कि मैंने आपको बताया ये फाइटोप्लैंक्टन एक तरीके से जलीय पौधे होते हैं जो समुद्री जीवों की खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली आपको ध्यान होना चाहिए कि फाइटोप्लैंक्टन होता क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, यूमी वाज द नेम ऑफ, जैसा कि मैंने बताया नौकरानी है सदाओ की। ठीक है। मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन अ बॉम्ब ब्लास्ट, यानी बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है उसमें से हमने पैर खो दिया था। हाउ डिड दे इन्फॉर्म अबाउट ब्रेकफास्ट,
ब्रेकफास्ट के बारे में कैसे पता चलता था? घंटी बजती थी, 3 घंटियाँ बजती थी। पहली घंटी में टेबल चेयर को बाहर खींचा जाता था, दूसरी घंटी में बैठा जाता था और तीसरी घंटी में खाना स्टार्ट किया जाता था। ये वहाँ के टेबल मैनर्स थे। हालांकि जिस क्लासों को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए वो काफ़ी इंसल्टेड फील करती है। वहाँ पर जो इंसिडेंट उसके साथ होती है उसमें वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है, काफ़ी इंसल्टेड फील करती है। वॉट वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर? फर्स्ट पर क्या पड़ा हुआ था? ब्रास स्पिटन होते हैं जो पीतल के थूकदान होते हैं, वो वहाँ पर पड़े हुए थे। ठीक है। द पेल फेस्ड वुमेन वॉज लुकिंग एट द नरेटर। जो पेल फेस्ड वुमेन थी वो किसकी तरफ देख रही थी? नरेटर की तरफ, यानी जिटकलासा की तरफ वो देख रही थी। वॉट डिड हाना कंसिडर द मैन? अब हाना ने उस आदमी को क्या समझा? उसे एनिमी समझा, दुश्मन समझा। ठीक, आगे देखते हैं। अ मैन वॉज पुलिंग अ वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, इट वॉज अ गोल्ड वॉच। यानी जैसा कि जो है गोल्ड वॉच, यानी वो सोने की जो है, सोने की घड़ी जो है, जब वो थर्ड लेवल पर जाता है चार्ली, तो थर्ड लेवल पर वो देखता है कि एक आदमी जो है सोने की घड़ी जो है अपनी पॉकेट से निकाल रहा है। ठीक है। व्हाट डिड द महाराजा अनाउंस फॉर द विलेजर्स? ग्रामीणों के लिए क्या घोषणा करता है महाराजा? वो कहता है कि उनका 3 साल का जो टैक्स है माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, ये घोषणा वहाँ पर की जाती है महाराजा के द्वारा। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द एक्सपेडिशन? अभियान में कितने लोग थे? ठीक है, तो उसमें हो जाएंगे 52, यानी जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है उस चैप्टर में जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में वो हमारी जो लेखिका जाती हैं, तो उस अभियान में कितने मेंबर थे? 52। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है उसको कौन लीड कर रहा था? उसको लीड कर रहा था जो वो कहाँ के थे, वो उसमें जो लीड कर रहे थे वो जॉफ ग्रीन, जिनका नाम, जो कि कनाडा के रहने वाले थे, तो वो उस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब आगे देख लेते हैं। यस, व्हाट डिड सदाउ डिसाइड अबाउट द मैन? अब सदाउ ने क्या निश्चय किया उस मैन के बारे में? यानी वो वुंडेड सोल्जर को जब देखते हैं तो वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि भाई इसका ऑपरेशन करना चाहिए, इसका इलाज करना चाहिए, इसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, हम इसे ऐसे ही सेना के हवाले या इसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकते, दोबारा समुद्र में इसे हम नहीं फेंक सकते। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर लैम हियर? लैम ने क्या सुना वहाँ पर? द साउंड ऑफ विंड, यानी हवा की जो आवाज़ थी वो सुना करता था बैठ कर अपने गार्डन के अंदर। ठीक है। व्हाट वॉज कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल? मंदिर के सामने क्या पकाया गया था? तो इसका सिंपली आंसर आप कर सकते हैं पोंगल ऑफरिंग्स, यानी पोंगल का जो प्रसाद था वो बनाया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। हाउ मच मनी डिड द नरेटर हैव व्हेन ही वाज एट द विंडो? जब वो खिड़की पे थर्ड लेवल पर गया होता है तो वहाँ पर उसके पास कितना पैसा था? इनफ फॉर 2 कोच टिकट, यानी इतना पैसा था कि आराम से वो 2 कोच टिकट जो है खरीद सकता था। व्हेन द वीमेन एंड गर्ल्स ड्रैग्ड हर अंडर द बेड द नरेटर, यानी जब हमारी जित क्लास है उसे वो बेड में ऊपर जाकर बेड के नीचे छिप जाती है, अपने आप को अंधेरे कोने में वो समेट लेती है, तो उसे जब ढूंढते ढूंढते वो महिलाएं जाती हैं, लड़कियां जाती हैं और उसे खींच कर उस बेड से नीचे से वो निकालती हैं, तो वो हमारी लेखिका क्या करती है? उस वक्त अपनी लात वगैरह मारती है, वो काफ़ी अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करती है, एक दूसरे को खरोंच भी मारती है, लेकिन फाइनली उसे पकड़ लिया जाता है, उसे नीचे लाया जाता है और उसके बाल काट दिए जाते हैं। When did Louisa and her husband search for third level? यानी लुइजा और उसका जो हस्बैंड है चार्ली, वो थर्ड लेवल की खोज कब की उन्होंने? वीकेंड, यानी वीकेंड पे वो वहाँ गए थे। ठीक है। द स्टैम्प कलेक्शन ऑफ द नरेटर वॉज ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, यानी स्टैम्प कलेक्शन का जो शौक रखता था ये एक तरीके से वास्तविकता से भागने का उसका एक अस्थायी उसे राहत मिलती थी इस काम से। ठीक है, तो ये सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं। द हैंडर टाइगर वाज ब्रॉट फ्रॉम, जो सोवा टाइगर था वो दीवान कहाँ से लेकर आया था? मद्रास, यानी पीपल पार्क मद्रास से वो लेकर आया था। दे क्रॉस द टाइम जोन्स विच वर 9 टाइम जोन्स जो है वो क्रॉस किए गए थे जब वो जर्नी पे गई थी अंटार्कटिका, जो हमारी लेखिका है अंटार्कटिका की जर्नी पे गई थी, तो 9 टाइम जोन्स उन्होंने क्रॉस किए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। What did the general have as private? यानी जनरल जो है सदाऊ का जो जनरल था वो उसके पास क्या थे? प्राइवेट। तो एसासिन का मतलब होता है हत्यारे। ठीक है, तो वो प्राइवेट हत्यारे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। डेरी वॉज सफरिंग फ्रॉम इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डेरी जो था वो हीन भावना का शिकार था। वट थिंग मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द नरेटर, यानी जो नरेटर है लेखिका जो है उन पर किसका गहरा प्रभाव पड़ता है? तो उसके बड़े भाई जो है अन्नन के शब्दों का उस पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। जो बामा थी वो काफ़ी प्रभावित होती है अपने बड़े भाई के शब्दों से, क्योंकि वो उसे मोटिवेट करते हैं कि अगर तुम्हें वाकई इस छुआछूत को ख़त्म करना है, समाज में प्रतिष्ठा कायम करनी है, तो तुम्हें पढ़ना लिखना होगा। ये बात जो है बामा का जो बड़ा भाई है अन्नन वो उसे बताता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर हीडिंग टू वर्ड्स, अब लेखक के अनुसार जितनी भी जीवन की हर अवस्थाएं जो है कहाँ किस तरफ बढ़ रही हैं? विलुप्ति की तरफ, विलुप्त होने के कगार पर सभी जो है चीज़ बढ़ रही, सभी खत्म होने के कगार पर हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइम डिड इट टेक हिम टू रीच बैक फ्रॉम स्कूल, यानी जो लेखिका थी उसे स्कूल से वापस घर आने में कितना समय लगता था, तो आधे से 1 घंटा का समय लगता था। ऑप्शन में 30 मिनट दिया और 30 मिनट लिख देना, और 1 घंटा दिया हुआ है तो 1 घंटा आप लिख सकते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज डिड द साइकिलिस्ट नॉट गेट ऑफ फ्रॉम हिज साइकिल, कितने दिन से वो साइकिलिस्ट जो है वो साइकिल पर था, साइकिल चला रहा था, तो सिंपली इसका आंसर 3 दिन है। ठीक है। विच प्रोग्राम डज द ऑथर ज्वाइन फॉर द जर्नी टू अमेरिका, कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो वो प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस, जिसे कैनेडियन जॉफ ग्रीन के द्वारा लीड किया जा रहा था। ठीक है। 52 सदस्य थे इस प्रोग्राम में। ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया, वो है जॉफ ग्रीन जो कि कनाडा के थे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, क्या इसका मकसद क्या था इस प्रोग्राम का, टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के प्रति, जलवायु जो परिवर्तन इनके प्रति लोगों को, बच्चों को शिक्षित करना, ये उसका मकसद था। विच ओशन डिड द ऑथर क्रॉस टू रीच एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका पहुंचते हुए किस महासागर को क्रॉस करती है हमारी लेखिका, तो वो हो जाएगा साउदर्न एशिया। ठीक है, साउदर्न ओशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं जस्ट क्वेश्चन नंबर 84। व्हाट इज द फिजिकल डिसेबिलिटी दैट डेरी हैज़, डेरी में एक तरह से शारीरिक क्या अपंगता थी, तो उसका जो चेहरा था, चेहरे का एक हिस्सा था वो जला हुआ था। ठीक है। हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू एनकरेज डेरी, कैसे वो प्रोत्साहित करता है डेरी को, मोटिवेट कैसे करता है, बाय शेयरिंग हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ डिसेबिलिटी एंड ऑप्टिमिज्म, एक तरीके से वो आशा, जो हमारे मिस्टर लैम काफ़ी आशावादी हैं और वो भी, उनका भी एक पैर नहीं है, तो अपनी अपंगता के अनुभव और अपने आशावाद से वो उसको जो है डेरी को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। What happened to मिस्टर लैम्प्स leg, मिस्टर लैम्प के पैर को क्या हुआ था, तो बॉम्ब ब्लास्ट में उसका पैर जो है उड़ गया था, टूट गया था, गायब हो गया था। ठीक है, जो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, पता होना चाहिए आपको। What happens to मिस्टर लैम्प एट द एंड ऑफ द प्ले, लास्ट में क्या होता है इस नाटक में, तो लैम्प क्या होता है, वो जो पेड़, मिस्टर लैम्प जो है पेड़ से जो है एप्पल तोड़ने के लिए वो जब लैडर की सहायता से चढ़ता है, लेकिन लैडर से वो गिर जाता है और गिरते उसकी मौत हो जाती है। Why was डॉक्टर सदाव नॉट सेंट टू वॉर, डॉक्टर सदाव जो था उससे सेना की टुकड़ी के साथ युद्ध में नहीं भेजा जाता है, क्यों नहीं भेजा जाता है, तो इसके पीछे सिंपली यही कारण था कि जो जनरल था, उनका चीफ जनरल था, वो खुद हार्ट पेशेंट था और वो नहीं चाहता था कि सदाव युद्ध में जाए, क्योंकि उसे हर वक्त सदाव की जरूरत महसूस होती थी अपने खुद के इलाज के लिए। ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर उसका नाम क्या था, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए, उसका नाम था टॉम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90। What did जनरल प्रॉमिस डॉक्टर सदाव रिगार्डिंग द अमेरिकन प्रिजनर, यानी उस अमेरिकन सोल्जर के संबंध में क्या प्रॉमिस वो करता है सदाव से, तो वो सिंपली सदाव को ये कहता है, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास प्राइवेट जो असासिन्स हैं, हत्यारे हैं, मैं उनको भेज दूंगा, उस सैनिक को मरवा दूंगा, तेरा कहीं पर भी कोई नाम नहीं आने वाला है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत ले, ये बात उसे कहता है। क्वेश्चन नंबर 91। हाउ डिड हाना रिएक्ट व्हेन शी सॉ सदाव ट्रीटिंग द सोल्जर, यानी हाना का कैसा प्रतिक्रिया होती है जब वो सदाव को उस सोल्जर का इलाज करते हुए देखती है। सी फेंटेड एट द साइट ऑफ ब्लड, यानी वो उस खून के दृश्य को देखकर, एक तरह से जो काफ़ी खून लहूलुहान था, वो भरा हुआ था, तो उसे देखते हुए बेहोश हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 92। अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैज़, अब जैसा कि वैसे ओरिजिनल में और रियलिटी में तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 2 ही लेवल थे, लेकिन लेखक के अनुसार, चार्ली के अनुसार जो है उसके 3 लेवल थे। हाउ मेनी टाइगर्स डिड ही किल विद इन 10 ईयर्स, 10 साल में कितने टाइगर मारे, 70 टाइगर मार दिए थे। द लैंडस्केप ऑफ अंटार्कटिका इज वाइट, क्योंकि सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई है। द सिंगल सेल्ड प्लांट एंड अंटार्कटिका इज ग्रास ऑफ द सी, जिसे फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं, और ये एक तरह से ग्रास ऑफ द सी समुद्री घास है। ठीक है, जो कि समुद्री जीवों के खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 96। इफ़ यू वांट टू स्टडी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ऑफ आवर अर्थ, यू शुड गो, अगर आपको पृथ्वी के वर्तमान, अतीत, भविष्य का अध्ययन करना है तो आपको अंटार्कटिका विजिट करना चाहिए, जाना चाहिए। गोंडवाना थ्राइड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, यानी गोंडवाना जो था वो लगभग 500 मिलियन सालों तक पनपता रहा, तो इसका सिंपली आप जैसा कि किताब में दिया गया है, तो आपको इसका आंसर इस तरीके से करना है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98। वेयर डिड सदाव फादर टेक हिम, सदाव के पिताजी सदाव को कहाँ लेकर जाते थे, द्वीप पर घुमाने, टू आइलैंड, यानी द्वीप पर घुमाने के लिए ले जाते थे, ताकि प्रकृति से वो परिचित हो सके। ठीक है, इस तरीके से उसके पिता जो है उसको आइलैंड पर घुमाने के लिए ले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 99। व्हेन सदाव वाज अ बॉय ही क्लाइम द पाइन्स, जब सदाव एक लड़का था, छोटा बच्चा था, तो वो चीड़ के वृक्षों पर चढ़ा करता था। और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का वो ये रहा, डेरी एंड हिज मदर हैड लिव्ड देयर फॉर, यानी डेरी और उसकी माँ जो हैं वो जिस मकान में रही थी, लगभग 3 महीने से उस मकान में वो रह रही थी। तो ये थे 100 क्वेश्चन।
इस पूरी किताब से इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। हालांकि सभी चैप्टर्स का एसेंस मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आप वाकई 9 नंबर लेना चाहते हैं तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को 2 से 3 दफा आप देख लीजिएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इजीली क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में उसका आंसर आ जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इस वीडियो को आपको ईमानदारी से अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है? So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.